TV, Next International। बराए मेहरबानी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोअज़्ज़ज़ ख़वातीन हज़रात, नाज़रीन, आज ये हमारा पहला प्रोग्राम है जिसे अंग्रेज़ी में कहते हैं वेरी फर्स्ट प्रोग्राम। तो आज हम आप सोच रहे होंगे कि हमारे सामने जो लोग बैठे हैं, मैं हूँ और खुबैब साहब हैं, ये दोनों ही इतने सनाशा चेहरे नहीं हैं, लेकिन उर्दू का लफ्ज़ है तो इसमें नहीं, हम अंग्रेज़ी के दो अल्फाज पे गुजारा करेंगे। एक तो है पब्लिक फिगर और दूसरा है सेलिब्रिटी। कमोबेश एक ही मायने हैं। पब्लिक फिगर तो बहुत ज़्यादा क्लियर है कि आप को बहुत सारे लोग जानते हों, पहचानते हों। सेलिब्रिटी है कि नामवर आदमी हो। तो हम अपने तौर पे सेलिब्रिटी होते हैं इसलिए कि जब किसी लड़के की शादी होती है तो उसको नौशा कहते हैं, नया बादशाह, यानी आज से उसकी बादशाह शुरू होती है, घर का सरबराह बनता है। तो हम लोग जो हैं अपने अपने शोबे में, अपने अपने मैदान में कुछ न कुछ करते रहते हैं। और जब हम जो लोग मशहूर हो गए उनकी बात तो अलग है, लेकिन जो भी मशहूर नहीं हुए या कम मशहूर है उनसे जब हम बात करते हैं तो हमें बहुत कुछ जानने को, सीखने को मिलता है। तो मैंने आज खुबैब साहब को इसलिए दावत दी थी कि हम जब उनसे गुफ्तगू करेंगे तो अंदाज़ा होगा कि वो क्या चीज़ हैं, नंबर वन। दूसरी बात यह है कि जब हम किसी शख्सियत से उसकी मुख्तलिफ अदवार की बात करते हैं तो खैर उनकी शख्सियत तो हमारे सामने आती है, लेकिन असल जो उस दौर की एक तहजीब जो हमारे सामने उसके पीछे खड़ी मुस्कुरा रही होती है, असल चीज़ वो देखने की, परखने की होती है, और आम लोगों को इसी से दिलचस्पी होती है। तो बहरहाल हम अपने प्रोग्राम का आगाज़ करते हैं। जो पहला सवाल मेरा ये कि खुबैब साहब, आपका नाम है खुबैब हयात, तो खुबैब के क्या मायने होते हैं? इस सवाल को मैं इतनी बार, क्या कहना चाहिए, अगर मैं ये कहूँ कि भुगत चुका हूँ जी जी, तो भी सही रहेगा। और इसका एक फ़ायदा हमेशा मुझे मिला कि फिर मुझसे सवाल करने वाला अगला सवाल ही नहीं करता। जहाँ जहाँ मैं अगर किसी जॉब के इंटरव्यू के लिए गया हूँ या किसी भी मामले में, तो उन्होंने, और इस पे मैंने इतनी रिसर्च कर ली है कि मैं बहुत तसल्ली बख्श जवाब दे देता हूँ। जी जी। और फिर मेरा जो रिस्पोंडेंट है वो खुश हो जाता है कि जनाब इसको अपने नाम के बारे में बहुत मालूमात है। क्लासिकल अरबी में ये तवाज़ुन के लिए इस्तेमाल होता था जी। और यदि उसकी मिसाल उन्होंने ये दी है कि एक घोड़ा सरपट दौड़ रहा है, उसकी पीठ पर अगर भरा हुआ गिलास रख दिया जाए तो इस चाल में जी जी, कोई चीज उसमें से जो चीज़ रखी है गिलास में छलकेगी नहीं। वाह, यानी ये तवाज़ुन है उस चाल का। जी। तो इस नाम के माने ये हैं और ये बाकायदा अरबी क्लासिकी शायरी में इस्तेमाल हुआ है। जी। फिर मेरे नाम के रखने का मकसद ये था कि ये एक सहाबी का नाम था जी। जो कि तबलीग के सिलसिले में शहीद हुए थे। अच्छा। तो इसके पीछे वो अरबी का तवाज़ुन या अरबी क्लासिक तो नहीं है, ये एक तरह की मोहब्बत। नहीं, मगर इत्तफाक ये है कि आपकी तबीयत में जितना ठहराव है और आपको अपने सब्जेक्ट से जितनी मोहब्बत है, तो वो आप इसमें बामुसम्मा हो गए। अच्छा, इसमें भी बहुत अजीब चीज़ें होती हैं कि मैं आम जिंदगी में बहुत लापरवाह हूँ जी। लेकिन 31 साल की बैंक की सर्विस में मुझे याद है 6 या 8 बार मैं बैंक लेट गया हूँ। अच्छा। यानी होता ये है, कहते हैं ना, दीवाने बकारे खेश होशियार बाशद। जी। दीवाना जो होता है ना अपने मामलात में बहुत ही होशियार होता है। तो यही मेरे साथ है कि जहाँ मुझे लापरवाह होना होता है और काहिल होना होता है, वहाँ पूरा काहिल हूँ। अच्छा, आप स्टेट बैंक में थे, ठीक है ना? जी। तो आप रिटायर कब हुए? 2013 में। अच्छा, एक बात और भी है जो आपने अपने मामूलात का जिक्र किया, वो जो दौर था 2013 से पहले का, बल्कि मैं समझता हूँ कि 2000 तक, जी जी, उसमें कुछ रखरखाव या डिसिप्लिन कह लें इदारों का वो ऐसा था कि बहुत कम इस तरह होता था कि लापरवाहियाँ होती हों, ऐसा है? बताया ना
कि हम लापरवाही के वक्त पे लापरवाही करते थे। परवाह के जमाने में तो यह हाल था। तो इसकी एक वजह वो उस जमाने का नज़्म ज़ब्त भी था। बिल्कुल ये भी था ना। हमारे यहाँ 5 मिनट की एक वो ग्रेस टाइम था। जी जी जी। वो मिलता था हमें। तो हमें हर हाल में 9 बजे का मतलब 9 बजे है। ये नहीं कि आप 11 बजे जा रहे हैं और आपके कपड़े इस्त्री नहीं हैं। हमारे यहाँ पूरा एक ड्रेस कोड है जी। और ड्रेस कोड पे हर 6 महीने के बाद वो एक रिमाइंडर आता था कि आपको याद है कि आपका ड्रेस कोड ये है। तो अब उसके बावजूद कोई शख्स पान मुंह में दबाए हुए और चप्पल पहने हुए या बगैर इस्त्री के कपड़ों के जा नहीं सकता था। तो ये रख रखाव, और मैं ये कहूँगा कि आप तो 2013 की बात कर रहे हैं, स्टेट बैंक में ये कल्चर आपको अब भी मिलेगा। अभी मिलेगा। अच्छा, इसकी मैं आपको दिलचस्प बात बताऊं कि हम रहते थे जमशेद रोड पर जी। तो पब्लिक बस में मैं आता था तो मुझे किसी ने कहा कि यहाँ से स्टेट बैंक की बस गुजरती है उसमें, तो वो आम बसें 30 रुपए लेती थी, वो कहते हम 40 रुपए लेंगे महीने के, जब सस्ता दौर था। जी जी जी। तो जब मैं उसमें आता था ना तो 8:50 पर ये टावर पे होती थी बस। बिल्कुल। तो अब मैं उतरता था, जब मैं अपनी दुकान पे पहुंचता था ना, हमारी दुकान का खुलने का टाइम लिखा होता 9 से सुबह 9 से शाम 6 बजे तक। सही। अब मैं ठीक 9 बजे पहुंच जाता तो एक साहब खड़े थे, वो बोलो स्टेट कहने यार ये तुम्हारा दुकान है ये स्टेट बैंक है। अब मैं उससे क्या बताऊं कि मैं आया हूँ स्टेट बैंक की गाड़ी में। अच्छा। यकीनन अब आपको इससे अंदाजा हो गया होगा कि हमारे यहाँ वक्त की पाबंदी ज़रबुल मिसल थी। ज़रबुल मिसल थी। बिल्कुल ऐसे ही। बल्कि वो तो लोग कहते हैं ना कि रिलीजियस है हम इस मामले में। हाँ, कि शायद नमाज में तो देर हो जाए, स्टेट बैंक में दाखिले में देर नहीं हो पाएगी। अच्छा, मुझे आपका तारुफ कराना चाहिए था शुरू में, लेकिन मैंने जानबूझ के इसलिए नहीं कराया कि आपका तारुफ आपके खुद आप कराएं तो ज्यादा बेहतर होगा। तो मुझे आप ये बताएं कि हम सब ये कराची शहर जो है ना, असल में ये 1739 में ये डिस्कवर हुआ। 1839 में यहाँ अंग्रेज आए। ये जब से लेके अब तक ये शहर, इसकी मकामी आबादी तो बहुत ही रेयर थी। एक तरफ ये मुआने थे जो फिशरमैन थे, कुछ कल्टीवेशन होती थी लियारी नदी के। वो यहाँ जैसे हम एक जमाने में आपको याद हो हैदराबाद जाते थे तो सुपर जा बजा छोटी छोटी बस्तियां नजर आती थी, इस तरह का कराची था। बिल्कुल। तो यहाँ जितने भी लोग हैं वो मतलब बाहर से आए हुए हैं रोजी की तलाश में, और ये इतना मायबाप शहर है कि इसने सबको नवाजा है। जी जी। तो ये इत्तफाक है कि मैंने पिछले प्रोग्राम में जिक्र किया था कि 18 जो हुई थी 1857 की जंग आज़ादी, इसमें लोग जो पकड़े गए थे, और तो मिर्जा गालिब ने लिखा था किसी के बारे में कि उनको मकाम कराची बंदर पर कैद हो गई है, वहां उनको रखा गया है। तो वो दिल्ली के थे। किसको मालूम था कि 90 साल के बाद पूरे दिल्ली का मुस्कन कराची हो जाएगा। जी। बल्कि कराची के लिए तो ये कहा जाता है कि बहुत सारे बर्र सगीर के शहर तबाह हुए और कराची बसा, आबाद हुआ। बिल्कुल आबाद हुआ। तो ये तो बिल्कुल हकीकत है। और आप जो बता रहे हैं, ये जो कराची है, मैं नॉर्थ नाजिमाबाद में रहता हूँ जी, और मेरे टाउन का नाम मालूम है क्या है? जी, खंडूगोट। खंडूगोट। जी जी जी, वो उनका बलोच आबादी थी वहाँ। बलोच आबादी थी। बलोच वहाँ रहते थे। जी। और इस तरह के वो गोट अभी, जैसे सोराब गोट बहुत मशहूर गोट है। जी जी। लालू खेत में एक है, और लीमू गोट गुलशन इकबाल में है। ये सारे गोट अब पता चला कि वो शहर में आ गए, और अब उनका जो देही स्टेटस तक खत्म हो गया है कि अब वो वहां का डोमिसाइल बना के नौकरियों में नहीं जा सकते। जी जी, ये सही। जैसे आप भी कराची में, जैसे हम गुजरात से आए, तो आपके जो आबाई वतन है वो कौन सा है? अच्छा, मेरे खानदान ने अपने आबाई वतनों को बर्बाद नहीं किया जी। कि मेरे ननियाल और दधियाल दोनों अलग अलग सूबों का है। यानी मेरी वालदा मध्य प्रदेश भोपाल की हैं, और मेरे वालिद यूपी के हरदोई जिले से ताल्लुक़ रखते हैं। हरदोई में 1857 के हीरोज़ में से एक अशफाकुल्ला खान साहब का भी ताल्लुक़ हरदोई से था। अच्छा।
तो ये एक इजाफी बात है इसमें। तो मेरे ना ननिहाल से ना ददियाल से, मेरे बस वालिद को पाकिस्तान आने का एक वो सवार हुआ जुनून, और वो पाकिस्तान आ गए। तो इत्तेफाक से वो फॉरेन सर्विसेज में थे, तो उनसे पूछा गया कि आप कहाँ पोस्टिंग लेंगे। कहते थे कि भाई मैं तो आया हूँ इंडिया से, आप मुझे इंडिया की पोस्टिंग दीजिए। तो उस जमाने में कौंसल जनरल होता था जालंधर में, तो मेरे वाले जालंधर रहे और फिर दिल्ली आ गए। अच्छा। तो हमने असल हिजरत की है 1960 में, इसलिए कि फिर मेरे वालिद ने वहीं शादी की। अच्छा। हाँ, और दिल्ली में उनके एक दोस्त बन गए थे, उन दोनों में बहुत अच्छी दोस्ती हुई। तो उन्होंने कहा भाई मैं तो आपके ख़ानदान में शादी करना चाहता हूँ। तो मेरी वालदा को भोपाल से बुलाया गया और फिर शादी हुई। इत्तेफाक से शादी के अगले ही साल, जब मैं कुछ महीनों का था, हम 1960 में पाकिस्तान आए। अच्छा। नहीं, ये तो बात सही है। जैसे आपने कहा कि दिल्ली में तो बाद में असल उनका वतन भोपाल और तो हरदोई। वो वहाँ की जो मकामी जबान थी अम्मी और अब्बा से, वो सुनी आपने? अम्मी अब्बा ने अपनी जबान दिल्ली में रह के साफ कर ली। अच्छा। लेकिन हमें हमें जैसे ये कहना हो कि कहाँ से आ रहे हो, तो अब्बा किस तरह कहेंगे? अगर हमें एक मिसाल, मतलब कोई भी। नहीं, मैं आप आने का नहीं पूछूंगा, कहाँ जवैया हो, कहाँ 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 जा रहे हो। अच्छा। तो और अभी मेरे यहाँ मेरे कुछ दोस्त आए थे, उन्होंने मुझसे कहा कि वहाँ की ज़बान बोल के दिखाओ। मैंने कहा नहीं, अब मुझे तो बिल्कुल नहीं आती, और इसलिए कि मेरे वालिदैन की ज़बान पे, अगर आपने वो सुरमा भोपाली के डायलॉग सुने हों, वो भोपाल में भी और राजस्थान में मैं नहीं कहते, वो अच्छा। कहते हाँ मैं उधर जा रहा था। क्या कहते हैं? मैं नून लगा के, हाँ, जी, होना। या मुझे दौरा पड़ गया था, हम कहते हैं ना हमें दौरा पड़ गया था, तो वो मुझे दौरा पड़ गया था। अच्छा। तो मेरे वालिदैन ने अपनी ज़बान साफ कर ली, तो हम तक ये नहीं पहुंची। लेकिन हम उन इलाकों में जब पहुंचे तो हमने देखा, मुझे तो बल्कि बड़ी हैरत हुई थी कि जब मैं 1979 में दिल्ली पहुंचा वाघा से, तो मेरे एक मामू और एक चचाजाद भाई आए हुए थे मुझे लेने के लिए। तो जब दोनों ने अपनी अपनी, एक भोपाली ज़बान बोल रहे हैं और एक वहाँ बोल रहे हैं, तो मुझे थोड़ा सा अजीब सा लगा कि अच्छा हमारी ज़बान ये है, लेकिन है ज़बान। अब नहीं, उसके अंदर रिदम है, सुनने का मजा है उसका अपना जनाब, उसका और जो मुहावरे हैं उसमें और जो वोकैबुलरी है। जी जी। मैं तो कभी कभार ये हैरान हो जाता हूँ कि हमने उन जबानों को छोड़ के एक सबसे बड़ी जो अपने अंदर कमी लेके आए, जिसको हमने क्या कहना चाहिए कि ताजमहल में जो सारी कशीदा वो नक्शो निगार थे, वो सोने से भरे हुए थे। जी। वो जो कशीदाकारी जो भी कहें उसे, बाद में अंग्रेज आया, उन्होंने सोना तो वहां से निकाल लिया और उसको रांगे से और फला फला डामर से भर दिया। तो हमने भी यही किया कि अपनी एक बहुत ही खूबसूरत जबान को अंग्रेजी के डामर से और रांगे से भरा है। नहीं, अभी हमारी जो दिल्ली की जो टिकसाली से आप बोलते हैं उर्दू, टिकसाली में आप गुफ्तगू करते हैं, बहुत खूबसूरत करते हैं वो, लेकिन वो एक क्लासिकल अंदाज है ना, पुराना। जी। जैसे मैं 60s की बात कर रहा हूँ, ये रणछोड़ लाइन का इलाका है, या सारे रायान दिल्ली रहते थे। जी जी जी। करखनदारी बोलते थे वो। जी जी जी। तो वो गालियों में भी तुकबंदी होती थी उनके। जी बिल्कुल। असल में ये तहजीब है, पहले वो छोटी सकाफत होती है और बहुत सारी सकाफतें बन के एक तहजीब बनती है। जी जी। तो ये जो गंगा जमनी तहजीब है, इसमें यूपी का रंग अलग है, दिल्ली का रंग अलग है, और फिर यूपी के मुख्तलिफ इलाकों का रंग बिल्कुल आपको अलग नजर आएगा, जिसने इसको गंगा जमनी तहजीब बताया है। तो जब जबानें आपस में मिलती हैं तो उनके मुहावरे, उनके अल्फाज, वो फिर एक नया रंग पैदा कर देते हैं उसमें ज़बान में, और उसकी चाशनी में इजाफा हो जाता है। बिल्कुल। अच्छा, आप ये कराची में, जिस आपने कहा कि 60 में आपके वालिदैन आए, आप जब छोटे थे। जी जी। तो उसको हम उर्दू में कहते हैं होश आपने 10 साल की उम्र में संभाल लिया, जैसे पहले ही।
नहीं, 10 साल से पहले। देखिए, मेरी जो तारीख़ पैदाइश है वो 58 से ज़रा 58 के आखिरी दिनों की है, इसलिए मैं 1 साल का कहता हूँ। तो जब मुझे एक हल्की सी एक बात याद है कि हमारा पूरा मोहल्ला, हम दस्तगीर में आके शिफ्ट हुए थे। दस्तगीर कॉलोनी। वैसे तो आए थे जैकब लाइन में। अच्छा, ठीक है। कुछ दिन रहे कि हमारा अब्बू हाउस बिल्डिंग फाइनेंस कॉर्पोरेशन में उनका ट्रांसफर हुआ पाकिस्तान हाई कमीशन से। तो फिर हाउस बिल्डिंग की तरफ से उनको घर मिला, तो घर प्लॉट मिला, तो घर बन रहा था। तो हमने कुछ अर्सा जैकब लाइन में गुजारा। वो मुझे याद है, वो मुझे बिल्कुल याद नहीं। जब हम यहाँ आ गए दस्तगीर, तो मुझे याद है कि नेहरू साहब का इंतकाल हुआ 64 में। तो पूरे महल्ले में एक अजीब सा शोक था, इसलिए कि अभी नए नए आए थे ना, तो हिंदुस्तान से मोहब्बत, नाता टूटा नहीं था, बल्कि मोहब्बत का भी रिश्ता वही था। तो खुबैब साहब, अभी आपसे गुफ्तगू बहुत अच्छी चल रही है। अब थोड़ा सा वक्फा लेंगे और इसके बाद फिर दोबारा बात शुरू करेंगे। TV Next International. बराए मेहरबानी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर आप एक्टिंग करना चाहते हैं तो हम आपको अपनी नई ड्रामा सीरीज में चांस दे रहे हैं। कोई ऑडिशन नहीं, बराह रास्त रिकॉर्डिंग पर तशरीफ लाएं और अपने ख्वाबों को ताबीर दें। अभी कॉल कीजिए 0314 1247315। TV Next International. बराए मेहरबानी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। TV Next International. हम दोबारा अपने मौजू पे आते हैं। तो खुबैब साहब, जिस तरह से आपने कहा कि लाइन्स एरिया के दिन तो आपको याद नहीं है, मगर दस्तगीर कॉलोनी में जो आप रहे वो आपको याद है। बहुत अच्छी तो दस्तगीर सोसाइटी या दस्तगीर कॉलोनी जो थी, उसका नाम इसलिए पड़ा कि ये जो इस इलाके की जो कंस्ट्रक्शन की थी वो दस्तगीर कंस्ट्रक्शन कंपनी ने की थी। अच्छा, ये मेरेल में नहीं? जी। अच्छा। तो हम मेमन लोगों को इसलिए पता होता है कि हम सब मुरीद हैं हजरत गौस पाक जी। पीराने पीर के। तो जब ये दस्तगीर आबाद हो रहा था तो कहते थे या तो सब सारे मियाँ भाई रहते हैं, लेकिन बतदरीज मेमन वहाँ चले गए, बोले यार ये गौस पाक का चमन है, यहाँ हमको रहना है। अच्छा। तो ये दस्तगीर कंस्ट्रक्शन कंपनी जो है उसका नाम से ही है। जैसे अजीजाबाद उनके मौलाना तशम्मुल हक साहब थानवी के बड़े भाई के नाम पर है। तो इसमें तो ये दो बातें हो गई ना, एक तो कंपनी ने अपने नाम को भी दाखिल किया और फिर अपनी अकीदत को भी दाखिल कर दिया। दोनों चीजें हो गई। तो आप दस्तगीर में जब कब तक रहे? हम दस्तगीर में रहे 68 तक। 68 तक, यानी जब आप 10 साल के थे? 10 साल के थे। इसके बाद हम चले गए मंसूरा। ये हैदराबाद से कोई 60 किलोमीटर दूर एक गांव था। अच्छा। लेकिन वहाँ पे एक मिसाली मदरसा, बल्कि मदरसा अब हो गया है वो, वरना वो एक ओरिएंटल कॉलेज था, शाह वलीउल्लाह। मंसूरा जो है ये जमात इस्लामी का वो नहीं है? जी, असल में जमात इस्लामी ने पहला मंसूरा वहीं कायम किया था। 1952-53 की बात है ये। ठीक है। और वो एक ओरिएंटल कॉलेज था, हम गए थे ओरिएंटल कॉलेज। वो अच्छा। तो जब नेशनलाइजेशन हुई ना, तो उन्होंने ओरिएंटल कॉलेज तो दे दिया हुकूमत को, और फिर अपने मदरसे के नाम पे, इसलिए कि आइंदा कभी नेशनलाइजेशन हो या कौमियाया जाए तालीम को, तो मदरसों को उन्होंने महफूज रहे। जी। तो हम वहाँ गए। वहाँ उस वक्त कोई 600-700 लड़के थे मुख्तलिफ कराची के इलाकों के, बल्कि एक साहब मॉरिशस के थे, एक फिजी आयरलैंड के थे, और एक घाना के, युगांडा के मुसलमान लोग वहाँ अपने बच्चों को पढ़ा रहे थे। लेकिन जब ये नेशनलाइजेशन हुई तो उन्होंने कहा कि अब तो हमें ये तालीम तो हमारे अपने इलाकों में, अपने मुल्कों में मिल जाती है, तो वो फिर वहाँ चले गए थे। नहीं, ये आप जब मंसूरा गए तो वहाँ वो जो इलाका है वहाँ की और उस जमाने की कराची की तहजीब में कितना फर्क था? एक जैसी थी या फर्क था? अच्छा, बिल्कुल सही। वो ये समझ लीजिए कि चारों तरफ की तहजीब तो अलग थी। अच्छा। लेकिन मंसूरा वालों ने उनसे बिल्कुल अपना नाता तोड़ा हुआ था। अच्छा।
हम लोगों को हमारा वो जो एक गांव था डेपर, वो हमारे कॉलेज की दीवार से उनकी दीवार मिली हुई थी। अच्छा। लेकिन हमें वहां जाने की इजाज़त नहीं थी। और फिर ये कि सियासी तौर पे इन लोगों में और उन लोगों में बहुत बहुत था। वो मखदूम तालिबुल मौला के मुरीद भी थे और उनके पार्टी के भी लोग थे। उस वक्त जमात इस्लामी और पीपल्स पार्टी में वो जो ईंट कुत्ते का बैर कहते हैं ना, वो था। अब तो खैर सब एक दूसरे से वो हो गए करीब। तो इसलिए हम बहुत एक आइसोलेटेड माहौल में रहे और हमारे यहाँ ये हाल था कि आप 24 घंटे घर से बाहर निकलेंगे तो टोपी होनी चाहिए आपके सर पे। अच्छा। अच्छा, 5 वक्त नमाज। मैं तो खैर मेरे वालिदैन पढ़ाते थे तो हॉस्टल में था, नहीं था, तो मुझ पे वो पाबंदियां इतनी नहीं थी। हम लोग कॉलोनी वाले थोड़ा सा आज़ाद हो गए थे। लेकिन हॉस्टल वालों के साथ तो ये तक था कि अगर वो लेट हो गए हैं नमाज में तो फिर मगरिब के बाद उनके यानी लेट होने की जितनी मुद्दत होती थी उस लिहाज से जुर्माना होता था। नहीं, मगर अगर कराची की जबान में बात करें तो नमाज से टुल्ला नहीं मार सकते थे। जी, वो लोग हर ब्लॉक का एक नाज़िम सलात वहां पे खड़ा हुआ होता था। एक तो होता था उन सबका नाज़िम आला जी, और हर ब्लॉक का, हमारे 6 ब्लॉक थे और वो ABCD टाइप के, तो 6 ब्लॉक के वो देखते रहते थे कि मेरे ब्लॉक के सब लड़के आ गए हैं या नहीं। और जो नहीं आता था वो बैठा हुआ नाम लिख रहा होता था, मुनकिर नकीर वहां खड़े होते थे। और जो देर से आते थे उनका भी नाम लिखा जाता था कि ये 1 रकत के बाद आए हैं या 2 रकत के बाद। जी। और फिर आप वापस वहां से कराची फिर कब आए दोबारा? अच्छा, मैं उस माशरे में अपने आप को एडजस्ट नहीं कर सके, बिल्कुल समझ गया। और मुझे वो एक बहुत ही बंद सोसाइटी लगती थी, तो मैंने वहाँ से फरार इख्तियार करने के लिए साइंस का मजमून इख्तियार किया। वहाँ साइंस नहीं थी, तो मैं 74 में ही अपने मामूजाद भाई के यहाँ हैदराबाद आ गया और फिर मेरी सारी पढ़ाई वहीं हुई। फिर हमारा घर 78 में हैदराबाद आया। और हैदराबाद, अच्छा, मंसूरा की पढ़ाई की खूबी ये थी कि उसने हमें अदब की तरफ और यदि इन मशागिल में खेल कूद के साथ साथ अदबी ज़ौक़ पैदा कर दिया। उस चीज़ ने हमें हैदराबाद में एक तंजीम बनाने पे आमादा किया। हमने जलीसाने अदब के नाम से एक तंजीम बनाई। और दूसरे ये कि इन तंजीमी सरगर्मियों से ज़्यादा पढ़ने का शौक़ लग गया, जिसमें हमने मुताला भरपूर किया। असल में जो भी आपने एक बात की ना कि वो कायदे आज़म ने भी जो मेरे अपने रात ख्याल पाकिस्तान बनाया ना, जी जी, तो यहाँ इस्लामी सेक्युलरिज्म की बात, जी जी, इस्लामिक सेक्युलरिज्म, जी जी, मुल्लायत नहीं, मुल्लायत नहीं। तो अच्छा, जमात इस्लामी मुझे बचपन में इसलिए पसंद थी कि ये दोनों बातें करती थी, दीनी तालीम भी, दुनियावी तालीम भी, तो इसलिए हमें पसंद थी। हम वो उस तरफ जिनका दिल लगता है वो जाते हैं, लेकिन हम पर्सनली ये कहते हैं कि एक बहरहाल आज़ाद माहौल होना चाहिए। आज़ाद का मतलब बेलगामी नहीं है, लेकिन बहरहाल कम से कम एक ये तो होना कि हम दुनिया के साथ साथ चलें, दुनिया के साथ रहें। तो ये आपने, अच्छा, हैदराबाद आप कितना अर्सा रहे? अच्छा, हैदराबाद में 74 में आया, 78 में मेरा घर शिफ्ट हुआ, 82 में मुझे स्टेट बैंक में मुलाजमत मिली, तो फिर मैं मतलब 8 बरस हैदराबाद में रहे? 8 बरस नहीं, मैं 4 बरस। तो वहाँ का माहौल कैसा लगा आपको? हैदराबाद का जमाना भूले नहीं भूलता। जी बिल्कुल। असल में आपकी जवानी के जो दिन होते हैं या क्या है, उनफवाने शबाब के जो दिन होते हैं, उस वक्त आपके अंदर बहुत कुछ करने का जज्बा होता है। जी जी। तो हम अच्छा, मुझे जमीयत से रग़बत नहीं रही थी, तो फिर हमने अदबी फोरम ले लिया और वहाँ पे तवज्जो दी और इस तरह से ली जैसे लोग किसी सियासी जमात में या मजहबी जमात में काम करते होंगे। कि हमारा उस वक्त ये हाल था कि हमने बहुत अच्छे मुशायरे करवाए, शानुल हक़ी साहब को बुलवाते थे और यहाँ से हैदराबाद के सलीम कौसर, जमाल एहसानी और बहुत
सारे शोरा का हम लोग कभी किसी के साथ शाम मना रहे हैं तो कभी किसी को पूरे मुशायरे में इन लोगों को यहाँ से हफ्ती साहब के साथ तो मेरा यह हाल था कि हफ्ती साहब को लाने ले जाने की जिम्मेदारी मेरी होती थी और हफ्ती साहब के साथ फिर उनके यूनाइटेड एडवर्टाइजिंग में मैं जब कराची आता था तो उनसे वैसे ही कदम बोसी के लिए चला जाता था। सही मानो के दानिश्वर थे वो, सही मानो के दानिश्वर अगर आप कहें तो। जी 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 ये थे जालबी साहब थे जी। और अच्छा, मेरी एक खुशकिस्मती ये भी रही है कि हैदराबाद में भी जौहर हुसैन साहब मेरे, यानी मेरी जहनी कुशादगी में अगर किसी ने काम किया है तो वो जौहर हुसैन साहब का नाम आता है। करार हुसैन साहब के साहबजादे अच्छा। वहाँ पे पाकिस्तान नेशनल सेंटर के डायरेक्टर थे, तो उनकी वजह से मुझे बहुत वो, यानी जो सुलह कुल लोग होते हैं ना, यानी सेक्युलर इस मामले में हम सेक्युलर को समझते हैं लादीन। सेक्युलर ये बहुत बड़ी गलती है ये ना। सेक्युलर के माने लादीन के नहीं है, तमाम मज़ाहिब का एहतराम करने वाला। इसको हम अगर कहें ना तो हम सीधे साधे मुसलमान हैं, सीधे साधे मुसलमान हैं। और अदबी लोग जो होते हैं ना जी, उनकी तो खूबी है कि ये इंसान दोस्त होते हैं, इंसान दोस्त होते हैं, सबसे बड़ी खूबी है। तो मुझे उस वक्त ये खुशी हुई कि मैं अपने हिंदू दोस्तों के साथ मंदिर चला हाँ। गया, क्रिश्चियन दोस्तों के साथ चर्च चले गए। मैंने चर्च सर्विस उन दोस्तों के साथ और हिंदू दोस्तों के साथ जाके, पूजा तो वो भी नहीं करते थे, लेकिन ये कि मंदिरों में हमारा जाना आना हो गया, जो कि पाकिस्तान में एक अजीब सी बात लगती है। कोई कहता था कि तुम मंदिर जाते हो, मैंने कहा भाई मैं मंदिर चला गया तो इससे हिंदू होना कहीं साबित नहीं होता है। अच्छा, ये आपने अभी हमारी जो बात हुई ना कि हम अदबी लोग हैं, और अदबी लोग जो होते हैं वो किसी का बुरा नहीं चाहते। जी जी। तो ये जो हमारे यहाँ, मैं जैसे अपने घर में मैं बात करूं, मेरे बड़े वालिद साहब थे, बड़े भाई साहब थे, हम गुजरात के हैं तो जबान हमारी वही, तो महिला मान में बड़ा मानते थे, एहतराम उन निसा जिसको कहते थे, लेकिन वो आजादी निस्वा के खिलाफ थे। महिला मान में तो मानते थे लेकिन आजाद, तो आपका इस बारे में क्या वो है? इस पे मुझे बाज़ मिसालें ऐसी हैं, या हम ये कहें कि बाज़ इंस्पायरिंग चीज़ें ऐसी हैं कि जो बहुत आम होती हैं। यानी मैं ये कहूँ कि मैं किसी बड़े आदमी की ज़िंदगी से इतना मुतासिर नहीं होता जितनी किसी एक आम आदमी की कोई बात मुझे लग जाती है। मुझे लहरी की एक बात बहुत पसंद आई जी। उन्होंने कहा कि आप आज़ादी के कितने कायल हैं। बोले देखिए, जब आप गुस्ल करने जाते हैं तो वहाँ पे आपकी आज़ादी की हुदूद अलग होती हैं जी। जब आप गुस्ल खाने से बाहर आते हैं तो आपकी आज़ादी की हुदूद अलग होती हैं, अलग होती बहुत हैं। अच्छी बात, जबरदस्त। क्या अब आप देखिए, इसमें हर किस्म की, औरतों की आज़ादी, मर्दों की आज़ादी, माशरे की आज़ादी का एक वो निचोड़ आ गया, एक पैमाना तय हो गया है, हो गया कि आपको कहाँ कितना आज़ाद रहना है। भाई मैं अपनी वालिदा से मोहब्बत एक अलग है, वालिद और बहनों से अलग है, और मेरे अपने दूसरों से, और अगर कोई खातून दोस्त हैं तो उनसे मेरे ताल्लुकात और दोस्ती के जज्बात बिल्कुल अलग है। तो यही आज़ादी के लिए हम कहते हैं कि आज़ादी की हुदूद आपको खुद तय करना पड़ती हैं कि आपको कितना आज़ाद रहना है और कितना मुक़य्यद रहना है। और फिर उसके अंदर सबसे बड़ी बात वही हिफ्ज़ मरातिब और आदाब, ये तो हमको रखने ही है, बिल्कुल रखने हैं। अच्छा, आपकी अज़दवाजी जिंदगी जो है जी, शादी कब हुई आपकी? अच्छा, मेरी जिंदगी में ये मौका 2 बार आया। अच्छा। तो लेकिन आप ये देखिए कि मेरी साबका मिसेस भी मेरी बहुत अच्छी दोस्त हैं, वेरी गुड। और हम लोग, हमारे दरमियान जाहिर है कि इख्तलाफात तो हुए, लेकिन ऐसे इख्तलाफात नहीं हुए। हमने जो अपनी अलहदी का फैसला किया वो एक होटल में बैठ के किया। अच्छा। हाँ, बात तो होता है ना लड़ाई झगड़ों के बाद कि बस तुम्हारी शक्ल नहीं देखना चाहता, ये नहीं। उसका असर हमारे बच्चों पे इतना अच्छा पड़ा कि बच्चों से हमने कहा तुम ये समझ लो, हाँ, मैंने कहा कि तुम ये समझ लो कि जैसे मैं मुल्क से बाहर रह रहा हूँ। और उन्होंने भी वो फराख दिल का मुजाहिरा किया कि पहले बच्चे लोग आमतौर पे सुप्रीम कोर्ट से फैसले लेके आते हैं ना कि बच्चों की कस्टडी किसके पास रहेगी,
तो मैंने कहा तुम रखना चाहो इसलिए कि माँ का पहला हक है। उन्होंने कहा नहीं नहीं आप रखिए, असल में बच्चों के तालीमी वो रखना आएगा तालीम में। तो वो मेरे पास रहे और उनका जब जी चाहता था, अगर रात के 2 बजे फोन आया है कि मुझे बच्चों का जी चाह रहा है देखने को, जनाब मैं रात को ड्राइव करके उनसे मिलवाता था और सुबह बच्चे स्कूल में भी होते थे। तो ये असल में दो तरफा चीजें होती हैं बिल्कुल। और बायमी एहतराम, यानी अगर वो एहतराम तो अपनी जगह पर है। हाँ। लेकिन मैं आपको मिसाल दूं जी। कि अभी हमने एक ड्राइवर रखा ना, बलोच है वो, तो उसका अब इंटरव्यू मैं क्या लूं, मैंने उससे सिर्फ इतना पूछा कि भाई तुम अल्लाह से डरता है? बोलता डरता है। बीवी से डरता है? बोलता नहीं डरता है। तो मैंने कहा हम तो डरता है कि इतना तो हम भी डरता है। तो वो बात कर रहा हूँ कि नहीं, ये होता है ना कि अगर मेरे उनसे इख्तिलाफात हो गए या हम लोगों में अलहदगी हो गई तो सारी खराबियां उनमें नहीं थी। हाँ। उनमें बहुत सारी खूबियां थी, लेकिन हम दोनों के मिजाज की जो तब वो थी दूरी, उसने हमें नहीं, अगर मिजाज में हम आगे हो जी जी, फिर बीवी से डरना चाहिए। डरना तो स्वत भी नहीं चाहिए। और फिर मेरे इन बीवी के साथ तो आपने देखा है कि वो तो बहुत ख्याल करती है, बहुत ख्याल रखने वाली हैं वो। तो बिल्कुल मुझे तो लगता है कि मेरी माँ की रूह उनमें, जो ख्वातीन वही है ना, वो ममता तो है ना उसके अंदर, बिल्कुल ममता तो औरत के अंदर है। बल्कि वो आप जो घर से जो खाना लाते हैं आप परहेजी वाला, मुझे भी खिला रही थी कि आप भी भाई साहब मुर्गा ना खाएं, ये खाएं। हाँ, और उनको याद रहता है कि आपको से ये रोटियां चपती नहीं हैं। हाँ, हाँ, तो आप ये घर से रोटी पका के लेके जाती हैं। और वो तो मुझे एन वक्त पे ख्याल आता है जब खाना आ जाता है, रोटी है, हाँ मैं बना के लाई हूँ। आप ये देखिए ना कि अब और ये अंडरस्टैंडिंग का लेवल, बस वो मैनेजमेंट उनका जो है ना, इसके बाद हमें वो जो कहे हाँ कहना ही है ना। बिल्कुल, उसके हम आईनी सरबराह हैं। हाँ, और वो इंतजामी सरबराह। तो ये बिल्कुल, तो हम उन्हें जब भी कहेंगे स्टॉप तो स्टॉप हो जाएंगे, लेकिन ज्यादा स्टॉप का फिर हमें स्टॉप कर देंगे। हाँ, नहीं, और ज्यादती तो किसी भी चीज की गलत है, बिल्कुल सही है। तो आज की बड़ी खूबसूरत गुफ्तगू रही। तो इसके बाद फिर किसी मजलिस में हम बैठेंगे इंशाल्लाह। बस मैं आपसे एक बात कहूंगा जी, कि आपने अपने पहले प्रोग्राम में मेरा इंतखाब करके मुझे पता नहीं क्यों एक उसमें खुशी में मुब्तला कर दिया। मैं आपको बताऊं, मुझे जो है ना, मेरी जो कमजोरी है ना, नस्तालिक उर्दू है। अच्छा, और खराब पढ़ने, मतलब आदमी बात करे ना तो सच्ची बात कहे, घुमा फिरा के और लफाजी करे ना वो बात। तो आपसे मैं जब भी मिला हूँ, और देखिए आपकी एलिया जो है मेरी बहन, वो भी मुझे आप पहचान गई, तो मेरा वो जब भी मिलती है तो किस शफकत से पेश आती है, तो मेरे लिए बहुत बड़ा, मेरे लिए एहसास है। अच्छा, वजह मुझे समझ में आ गई, बहुत शुक्रिया। आपसे जो अभी गुफ्तगू हुई, देखिए हमने एक बिल्कुल आजादाना तौर पे हमने अपनी जिंदगी के बारे में बात की और इससे जो एक तहजीब निखर के सामने आई। अब आप ये बताएं, अभी हम और आप सीनियर सिटीजन हैं, बुढ़ापे में आ गए। अभी आज सुबह ही हुआ कि एक लड़का मेरी दुकान पर आया। मैंने कहा आप क्या काम करते हो? कहने लगा हम कबाड़ का काम करते हैं। तो मैंने कहा आपके सामने जो आदमी बैठा है ये किस में आएगा? अब इसमें अगर कुछ लफाजी वाला आदमी तो कहते हैं आप तो हमारे बुजुर्ग हैं, हमसे ज्यादा कीमती है, लेकिन उसने कुछ नहीं कहा, उसने मुस्कुराया और चला गया। तो सब कुछ कह गया। तो आप एज ए सीनियर सिटीजन क्या महसूस करते हैं? एक तो इसका महसूस करना बड़ा मुश्किल हो जाता है कि जब आप दिल से जवान होते हैं। जी बिल्कुल बिल्कुल। तो मैं तो अपने आप को सीनियर सिटीजन में जब दूसरे कहते हैं तो कबूल कर लेता हूं, या ये कि जब मैं अपने शनाख्ती कार्ड को क्या वो जो पूरी जिंदगी वाला बनता है उसके लिए गया तो मैंने टिकट लेना चाहा, तो बोले आपकी उम्र क्या है? मैंने कहा 62 साल है। बोले नहीं सर, आपको किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है और आप सीधे फला काउंटर पे जाइए, सीनियर सिटीजन के वो 5 काउंटर्स बने हुए हैं। उस दिन मुझे इस बात की खुशी हुई। या जब मैं कहीं और ऐसी जगहों पे जाता हूँ जहाँ लाइन में नहीं लगना होता, एक तो मैं लाइन में एक तो कोई ऐसा काम ही नहीं करता कि मुझे लाइन में लगना पड़े, लेकिन अगर कहीं जाना भी पड़ जाता है और जब मुझे ये प्रिविलेज मिलता है तो मुझे बड़ी खुशी होती है कि भाई। अच्छा, अब आपका दिल माशाल्लाह जवान है, आप हंसते हैं, बोलते हैं, मुस्तकबिल भी ऐसे ही गुजारना है। बिल्कुल।
जब तक और मैं तो अल्लाह ताला का जितना शुक्र अदा करूं कि इस उम्र में अब 66 साल उम्र हो गई है और कोई बड़ी बीमारी नहीं, कोई बड़ी वो तकलीफ नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह। तो उसका जितना शुक्र अदा किया जाए कि इस उम्र में भी उसने मुझे जवान रखा है, तो मुझे क्या जरूरत है कि मैं अपने आप को बूढ़ा समझूं। बिल्कुल जरूरत ही नहीं है, बस लोग चाचा कहते हैं तो क्या कहने दें। अरे कहते थे मैं तो पैदाइशी तो मामू हूँ जी। कि मेरी मामूजाद बहन की औलादें मुझसे बड़ी हैं। अच्छा। तो अब जब मैं पैदाइशी मामू हूँ तो अब नाना बन जाऊं या दादा बन जाऊं, इसमें क्या मुश्किल है। इसमें तो बहुत अच्छी गुफ्तगू रही बहुत खुबैब शुक्रिया। साहब। तो ये हमारा जो प्रोग्राम है आज का पहला प्रोग्राम था और खुबैब साहब की मौजूदगी से इसमें बड़े रंग आए और हमने जो उसका नाम रखा है रंग बातें करें, तो वाकई आज रंग बातें कर रहे थे और बातों से खुशबू आ रही थी। तो बहुत बहुत शुक्रिया, फिर किसी पर मिलेंगे। जज़ाकल्लाह। बराए मेहरबानी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। TV Next International.